इज द स्क्रीन विजिबल? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर, यस सर। चलिए, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सर, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, या प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का क्या मतलब होता है कि सर पार्टनरशिप में जितनी भी एसेट्स है, जॉइंट स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, जॉइंट एस्टेट है, सब जोड़ी हुई को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब इट डिनोट्स ऑल द प्रॉपर्टी, राइट्स भी होंगे, इंटरेस्ट भी होंगे, टू विच द फर्म में बी एंटाइटल्ड। मान लो फर्म के पास में राइट है, लीज का राइट है कि सर अगले 99 ईयर्स तक, या फिर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसके पास में, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट बहुत अच्छा इस फर्म के हाथ में आया हुआ है, तो वो इसका राइट है, तो वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, आपका कोई राइट या इंटरेस्ट है फर्म का किसी दूसरी चीज में, वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, यदि अदरवाइज लिखा हुआ है तो फिर उस चीज को नहीं इंक्लूड करना। ठीक है, क्या क्या? ऑल द प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट which partners may have brought into the common stock as their contribution to the common business। सर, ए, बी और सी तीनों आए थे। ए लेके आया कैपिटल, बी लेके आया जमीन, सी लेके आया अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सर कोई पैसा ला रहा है, कोई कैपिटल ला रहा है, कोई है ना जगह ला रहा है, जगह में अपना राइट ला रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ला रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो गई। ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट्स, इंटरेस्ट which partners may have brought into the common stock as their contribution to common business, वो सब आएगा। all the property rights, interest। अब धंधा करना चालू किए, पैसा आया, उस पैसे से और चीजें एक्वायर करी। ठीक है, सो ऑल द फर्दर प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट विच इज एक्वायर्ड और परचेज्ड बाय और फॉर द फर्म और फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, एक तो जो इन पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूशन करके डाला है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, दूसरा इस पार्टनरशिप ने जो भी पार्टनरशिप के पर्पसेस के लिए खरीदा है वो, या फिर ड्यूरिंग बिजनेस ऑफ द फर्म जो एक्वायर किया है, जो जमीन खरीद ली, फैक्ट्री खरीद ली, ये सब भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। अच्छा, कुछ चीज स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, ये चीज पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर उसको एक्सक्लूड करना रहेगा। ठीक है, नाउ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर जॉइंट ओनर्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एंड दे हैव अ राइट टू होल्ड एंड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। यदि फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के बिजनेस की बजाय खुद के यूज के लिए काम लेना चालू कर दिया तो सर उससे जनरेट हुआ जो भी रेवेन्यू है वो सारा अकाउंट विद करके सबमिट किसको करना पड़ जाएगा? खुद पार्टनरशिप फर्म को लौटाना पड़ जाएगा। फर्म की गाड़ी को खुद ले जाते हो, रात को घुमाते हो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, ठीक है, टैक्सी पे चढ़ा देते हो, तो उससे जो भी आपने कमाया है वो सब कुछ आपको फर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर अपन ने खत्म कर लिया, बहुत अच्छे से किया है बेटा, ये बहुत अच्छे से करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार सेकंड चैप्टर में से और थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। फर्स्ट में से आएगा तो दो जगह बता दी कहाँ से आएगा मैंने आपको, माइनर में से आएगा, और म्यूचुअल एजेंसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि वो साल दर साल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, या टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन सब पिछली बार आ चुके हैं। पिछली बार पेपर बहुत इजी बनाया गया था क्योंकि कोविड ने क्या है, मई के आसपास लोगों को खूब मारा था। अप्रैल मई में कोविड ने 2021 में जो तांडव दिखाया था डेल्टा वेरिएंट ने, ठीक है, तो उसके कारण बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए नवंबर दिसंबर में, नवंबर वाला पेपर दिसंबर में शिफ्ट हो गया, बड़ा ही फुद्दू पेपर बनाया गया था। तो अब सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो चुकी है सर। मई में बड़े इंटर में भी हार्ड पेपर्स, मतलब क्लास लेवल के पेपर्स आए हैं, तुम भी एक्सपेक्ट करना कि तैयारी बहुत शानदार रखनी है अपने को हर पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट let's start with the third chapter, that is the registration and dissolution of partnership। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज होती है।
ये बात तो आप लोगों को ध्यान होगी ना, अकाउंट्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या पहले लॉ में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज होती है। बोलो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ध्यान है या नहीं है? हाँ मानस बोल। हाँ सर, पढ़ा है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को सब ध्यान है, तभी तो आप लोग रिवीजन में इतना फटाफट अपन लोग कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, सर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सर क्या रजिस्ट्रेशन एक फर्म का कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म का कराना? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज नॉट कंपलसरी सर। कोई जरूरी नहीं है उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना, आप पार्टनरशिप को बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही जबकि मैं यदि कंपनी की बात करूं सर, तो कंपनी को आप बिना रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन के स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। उसी तरीके से एलएलपी को भी आप बिना रजिस्ट्रेशन के चालू नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप को तो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, registration is not compulsory. In fact पार्टनरशिप एग्रीमेंट सर ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये तो हो गए एक्सप्रेस्ड वे में, हम तो यहाँ तक कहते हैं एक्सप्रेस नहीं, और पार्टनर्स की हरकतों से ये लगे कि ये तो पार्टनरशिप जैसी है, भले ही उन्होंने वर्ड्स यूज लिए बिना वो काम कर रहे हैं, तो इम्प्लाइड वे में भी हम डिराइव कर सकते हैं कि इनके बीच में पार्टनरशिप है, बशर्ते टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के सारे एलिमेंट्स आ गए हों उसमें। ठीक है, तो जब यहां तक जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कहाँ कंपलसरी यार। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनडायरेक्टली आपको बोलता है। डायरेक्टली तो कोई जरूरी नहीं है आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराओ, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट्स केवल और केवल रजिस्टर्ड फर्म्स को ही दिए जा सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स केवल और केवल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स को ही मिलते हैं, जो कि बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, होने चाहिए। सर क्या, जैसे कि अभी पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको। सर क्या ये पार्टनरशिप फर्म है, क्या पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी से डीलिंग किए बिना धंधा चला सकती है? नहीं सर, थर्ड पार्टी से जब तक डील नहीं करेगी प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो बिजनेस काहे चलेगा, कैसे चलेगा सर? ठीक है, मान लीजिए ये थर्ड पार्टी ने आपको पेमेंट देने से मना कर दिया, तो अब आप गुंडागर्दी तो करोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप इस पे केस करोगे सर। ठीक है सर, आप केस तभी कर सकते हो जब आप रजिस्टर्ड फर्म हो, जब आप रजिस्टर्ड फर्म हो। सर पहला बेनिफिट समझ में आया? बोलो यस सर। पहला बेनिफिट समझ में आया या नहीं आया सिया? आया। ठीक है, सेकंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही ये सिचुएशन में आप काम कर सकते हो। पार्टनर्स में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिस्प्यूट हो गया, सब लड़ने लग गए आपस में। ठीक है, तो अब इस वाले पार्टनर के साथ में बहुत सारा नुकसान हो गया, ये बाकियों के खिलाफ केस करना चाहता है। केस कोर्ट में पहुंचते ही पहली तारीख को पूछा जाएगा क्या आप रजिस्टर्ड फर्म है? नहीं सर हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाग जाइए यहाँ से, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो हम आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। ठीक है सर, चलिए ये भी बात हो गई। तो सर यहाँ पर भी रजिस्टर्ड हो तो ही ऐसे काम कर सकते हो, और भी बातें पढ़ेंगे, पर पहले अब ये एक इंपॉर्टेंट बात देखो। सर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि आपने कोई पाप तो नहीं किया है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने कंपलसरी तो किया नहीं है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने को। तो जब पाप नहीं किया है तो सस्ते में छूट जाओगे। सर कैसे? सर माना कि ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराया जाए, बिना उसके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बुद्धि आई कि सर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इस कारण हम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाद में अपने पापों को प्रायश्चित जो नहीं किए उनका भी प्रायश्चित कर सकते हो। आप अपनी फर्म को बनने के बाद में भी रजिस्टर कर सकते हो और फिर इस पे नए सिरे से केस कर सकते हो।
तो फिर वो केस एंटरटेनेबल होगा। तो आप जरूरी नहीं है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम ही अपनी फर्म को रजिस्टर कराएं, आप बाद में भी उसे रजिस्टर करा सकते हैं भैया, और बाद में उस पर केस ठोक सकते हैं। सर ये एस्पेक्ट समझ में आया? बोलिए, बोलो जल्दी। हाँ, मेरे को रेस्पॉन्स फास्ट चाहिए तुम लोगों से, ढीला ढीला नहीं चाहिए। जल्दी बोल भाई, सभी जने बोलो। मिस्टर कृष्णा चौधरी, यस सर। हुआ चौधरी, चौधरी कौन होते हैं? मतलब सर? मतलब चौधरी किनको बोला जाता है? गांव में जमीन वगैरह में जो पुराने जमाने में साहूकार या चौधरी होते थे, और कई जनों को तो पदवी भी मिलती है चौधरी की, अंग्रेजी सरकार ने दी थी। ठीक है, तो चौधरी जो होते हैं वो एक बहुत अच्छी आवाज में, एक कंट्रोल वाली आवाज में बोलते हैं। तू तो बोल ही नहीं रहा है यार, ठीक है, शांति से बैठा हुआ है एकदम, कि सर हम जब बोलते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में बोलते हैं, हम ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। चलिए, तो सर रजिस्टर आप बाद में भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में इस सिचुएशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये पार्टनरशिप फर्म थी, इसका थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो गया, तो इसने केस किया, तो नॉन रजिस्टर्ड थी इसलिए केस उड़ गया। आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि रेमेडीज क्या अवेलेबल है इनके पास में, तो आपको बोलना है कि सर रेमेडी ये है कि पार्टनरशिप फर्म बाद में भी रजिस्टर हो सकती है, तो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएं, उसके बाद में नया केस ठोकें। ठीक है, न्यू केस फाइल करें इस पे, पुराने सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन पुराना सूट फाइल हुआ था उस दिन ये रजिस्टर्ड नहीं थे। तो सर मेन बात क्या पकड़ में आई? जिस दिन सूट फाइल किया जा रहा है उस दिन ये फर्म रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। बाद में रजिस्टर कराते हैं तो नए सिरे से केस फाइल करना पड़ेगा, बाद में पुराना केस हटके नए सिरे से केस फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्टर के लिए अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए आर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो क्या उस दौरान केस कर सकते हैं? नहीं सर, इट इज पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। केस का कोई मायना नहीं है, जिस दिन केस फाइल किया ना उस दिन आप प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन केस फाइल कर दिया तो क्या वो केस मेंटेनेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं सर, रजिस्टर वो जिस दिन सूट फाइल कर रहे हैं उस दिन रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, वापस नया सूट फाइल करना है। ठीक है सर। तीसरा इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स थे, नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी। सर एक पार्टनर का डिस्प्यूट हो गया, इसको पैसा नहीं दिया जा रहा था, ये पूरी पार्टनरशिप फर्म पे केस करना चाहता है, तो ये अब अपने हिस्से के लिए तो क्या किया जा सकता है? सर आप बोलोगे कि सर जिस दिन सूट फाइल करना चाहता है उस दिन ये नॉन रजिस्टर्ड थी, इसलिए ये रजिस्टर्ड, इसलिए ये पहले रजिस्टर करा के ही कर सकता है। लेकिन यहाँ डेडलॉक ऐसा हो गया है, रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन पे सारे पार्टनर्स के साइन चाहिए। क्या बाकी के पार्टनर्स इसलिए साइन कर देंगे कि रजिस्टर करा लो भैया ताकि तुम हमारे खिलाफ डिस्प्यूट के लिए केस फाइल कर सको? कौन मूर्ख होगा जो अपने खिलाफ केस फाइल करने के लिए रास्ता आगे बढ़ा देगा? तो इसलिए ये डेडलॉक आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जिस टाइम काम चालू करें पार्टनरशिप फॉर्म को शुरुआत से रजिस्टर करा के चले, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। ठीक है सर। नेक्स्ट कि सर फिर यहाँ पर डेडलॉक आ जाता है, हाँ ये लोग साइन कर दें, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराने के लिए सारे पार्टनर्स के साइन लग के एप्लीकेशन जाती है। ठीक है, तो ये करने को तैयार है, बाकी 3 थोड़ी करेंगे कि हाँ वे रजिस्टर करा के हमारे ही खिलाफ केस डाल दे ना। ठीक है, अब सर हाँ नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी कुछ केसेस कर सकती है। सर कैसे कैसे केसेस कर सकती है? जहां पर सेट ऑफ क्लेम कर रही है 100 रुपए तक के लिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर सेट ऑफ क्लेम कर रही है 100 रुपए तक के लिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम करना है ना, तो फिर रजिस्टर्ड फॉर्म होनी जरूरी है। सेट ऑफ क्या होता है पता है ना? एक्स वाई से 500 रुपए मांगता है, वाई एक्स से 300 रुपए मांगता है। तो सर ऐसा थोड़ी होगा कि पहले तू 500 रख फिर मेरे को 300 दे, डायरेक्टली ऐसा होएगा, ये 300 रुपए का क्लेम सेट ऑफ किया, अब एक्स वाई को सीधा 200 रुपए ही पकड़ाएगा। इसे कहते हैं सेट ऑफ करना। ठीक है, एक के अगेंस्ट दूसरे को सेट कर देना, सेट ऑफ खत्म करना। ठीक है सर। तो सेट ऑफ का क्लेम
₹100 तक का बिना रजिस्टर्ड फर्म भी दायर कर सकती है, लेकिन सर 100 आज के जमाने में ये ₹100 कोई मायने नहीं रखते, इसलिए ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जैसी बात होगी। दूसरा सर, यदि कोई क्रिमिनल केस फाइल करना चाह रही है पार्टनरशिप फर्म या एनी ऑफ द पार्टनर्स, कोई क्रिमिनल केस फाइल करना चाह रही है, तो भले ही ये नॉन रजिस्टर्ड है, ये फाइल कर सकती है क्रिमिनल केस। सर सिविल केस और क्रिमिनल केस दो हिसाब से समझना। सिविल केस तो मतलब नॉर्मल, तूने मेरा ये पैसा ले लिया नहीं दिया वगैरह वगैरह, या हमने कोई डिस्प्यूट हो गया, दैट इज द सिविल केस। एक केस होता है एक ने दूसरे को थप्पड़ लगा दिया, मारा पीटी कर दी, किडनैपिंग कर ली, मर्डर की कोशिश कर ली वगैरह वगैरह, तो ये सब क्राइम है। क्राइम जो होता है ना, न केवल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन होता है, एक्स ने वाई को बीटिंग दे दी तो न केवल क्राइम अगेंस्ट वाई है, बट इट इज ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, पूरे इंडिया के खिलाफ, या फिर आपका जो स्टेट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके खिलाफ भी क्राइम होता है। ऐसे तो लोग फिर है ना, क्राइम रोकना स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ऐसे तो लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार के पैसे से रफा दफा कर लेंगे केस, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सो क्राइम इज नॉट ओनली अगेंस्ट द पर्सन बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट। तो सर नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हुई तो क्या, यदि कोई क्रिमिनल केस फाइल किया जाना है तो फिर वो कर सकती है, उसके लिए उसको फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं रोका जाएगा। ये इतनी बातें जो आज डिस्कस करी आपके साथ में, समझ में आई आपको? बोलो 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 बोलो, आ गई ना? तो कल इसको पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को कल खत्म कर लेंगे। अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन क्या है, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है, 2-3 दिन में इसको भी टिका लेंगे अपन, पूरे चैप्टर को कोशिश करते हैं। पब्लिक नोटिस कब कब दिया जाना चाहिए, कब कब नहीं दिया जाना चाहिए सर, बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, बट करके निकल जाएंगे अपन इसको। और इसी के साथ में आपका करीब करीब टाइम भी पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा मैं आपको पहले दूसरे तीसरे चैप्टर का, ठीक है सर? तो चलिए कल मिलते हैं अपन।